क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का यह थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव। इससे पहले हमने जो सूक्ष्म जीव थे उनके जो लाभ थे उनके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम हानि के बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके कारण मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में बीमारियां होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। और जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं भाई, बीमारी पैदा करते हैं, उनको हम रोगाणु कहेंगे या फिर रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो खाने को, कपड़े को और चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उनको संदूषित कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब देखते हैं कि क्या क्या हानि होती है। सबसे पहले मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में कौन कौन सी ये बीमारियां करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बीमारियां कैसे होती हैं? या तो सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा जाएगा, सांस के द्वारा अंदर जाएगा, या पीने के पानी के द्वारा अंदर जाएगा शरीर के, या फिर भोजन के द्वारा। ठीक है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। और यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, यानी कि जो कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, या फिर कोई जानवर, जंतु रोगी है, यदि उसके हम संपर्क में आएंगे तो भी ये रोग का संचरण, यानी कि रोग उसको भी, बीमारी उसको भी फैल सकती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से, एक जो कोई संक्रमित व्यक्ति है, एक कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है जो रोग, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, या फिर कायिक संपर्क द्वारा। कायिक यानी कि अगर मतलब उसको, उसके साथ अगर बैठें, खाएं, पिएं, ठीक है, इस तरह से वो फैल जाए, तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं भाई? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हैजा है, ये फैल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ऐसी सर्दी जुकाम आपने देखा होगा कि फैल जाता है जुकाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के द्वारा या फिर उसके संपर्क में अगर आए तो फैल जाता है। ऐसी चिकन पॉक्स है और क्षय रोग है। आगे है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक विषाणु, यानी कि वायरस भी वायु में आ जाते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति को जुकाम होता है और जब वो छींक मारता है तो क्या होता है, तो सूक्ष्म बूंदों, दो छींक में क्या निकलती हैं भाई? बूंदें निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। और उन बूंदों में क्या होता है भाई? और वायरस होता है। ठीक है, उन बूंदों में क्या होता है? वायरस होता है। और फिर वो वायरस हवा में आ जाता है। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ये जो वायरस होता है उन बूंदों में, ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? देखो, मैं इसने प्रश्न पूछा है कि अगर संचरणीय रोगों को फैलने से रोकना है तो इसको हम कैसे रोकेंगे, कैसे रोक सकते हैं? तो इसने आंसर दिया है, हमें छींकते समय अपने मुंह व नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। जब भी हम छींकें तो हमें अपने मुंह पर और नाक पर क्या रखना चाहिए? रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। और जो मान लो किसी को सर्दी जुकाम है या कोई भी ऐसा फैलने वाला रोग है, तो अगर हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे तो
बहुत ही चांस कम हो जाएंगे कि हम भी बीमार पड़े। ठीक है, तो छींकते और खांसते समय क्या करना है, आपने मुंह पर या नाक पर रुमाल रखना है। ठीक है, और जो संक्रमित व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उससे दूरी बनाकर रखनी है, तब हम संचारी रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। आगे है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट कह लो, कीड़े मकोड़े कह लो या जंतु कह लो, ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक होते हैं। जो एक तरह से कीट हैं, जंतु हैं, वो उनके ऊपर सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। जो मक्खी होती है हमारे घरों में, उसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े व जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। मक्खी कहाँ बैठती है? कूड़े पे बैठेगी या जंतु अपशिष्ट गोबर वगैरह पर बैठेगी। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जो गोबर में या कूड़े में जो रोगाणु है वो मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। और यही मक्खी जब बिना ढके हुए भोजन पर बैठेगी तो जो उसके शरीर के साथ चिपक गए थे रोगाणु, वो अब भोजन पर आ सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है, और ऐसा भोजन जो भी व्यक्ति करेगा तो वह बीमार पड़ सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखना चाहिए, इसलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। एक तो मक्खी का उदाहरण दे दिया इसने, अब मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसका हम उदाहरण ले रहे हैं। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मलेरिया परजीवी जो होता है, ठीक है, उसका वाहक है कौन? ये प्लाज्मोडियम। ये मच्छर क्या है भाई? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जो मलेरिया परजीवी जिसको कहते हैं। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। और जो मादा एडिस मच्छर होता है वो डेंगू, उसमें क्या होता है भाई? डेंगू का वायरस होता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, अब ये किस तरह से हम मलेरिया और डेंगू को रोक सकते हैं, तो ये देखो मादा एनाफिलीज मच्छर का ये चित्र आपको दिखाया गया है। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? अब इसने पहेली ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये पहेली है और ये कौन है? बूझो। ठीक है, तो पहेली ने, ये लड़की का नाम पहेली है और इस लड़के का नाम बूझो है। अब पहेली ने आंसर पूछा है कि अध्यापक हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि आसपास अपने पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए? तो इसका कारण क्या है? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जितने भी मच्छर होते हैं ना, ये जल में पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो अंडे होते हैं ना मच्छर के, वो पानी में ही दिए जाते हैं। तो पानी अगर खड़ा हो जाएगा तो अंडे ज़्यादा होंगे और उससे फिर मच्छर ज़्यादा होंगे। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जहाँ पे भी पानी रुक जाता है वहाँ पे मच्छर अंडे देने शुरू कर देता है। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। ठीक है, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ व शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर हम अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और सूखा रखेंगे, यानी कि पानी खड़ा नहीं होने देंगे कहीं पर भी, तो हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। और आपने भी ऐसी एक सूची बनाओ, एक ऐसी लिस्ट बनाओ, ये वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब सारणी 2.1 में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मनुष्य में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग होते हैं, बीमारी होती हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने एक सारणी बनाई हुई है। तो मानव रोग कौन सा है? मानव को क्षय रोग हो जाता है, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। तो क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, और ये संचरण का तरीका, यानी कि इसके फैलने का तरीका क्या है? ये वायु द्वारा फैलता है। और बचाव, ठीक है, आगे चलो बचाव के उपाय इकट्ठा ही हम देख लेंगे। उसके बाद है खसरा। खसरा का कारण क्या है? वायरस। सूक्ष्म जीव क्या है? वायरस के कारण होता है, और ये भी वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, ये भी क्या है? वायरस के द्वारा होता है, या तो वायु द्वारा या फिर किसी रोगी के सीधे संपर्क में अगर हम आ जाएं तो ये रोग हो जाता है। उसके बाद है पोलियो। पोलियो का भी वायरस होता है और ये वायु और जल के द्वारा फैलता है।
तो इसको कैसे बचाव कर सकते हैं इन सब से? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, ठीक है। जिसको भी इनमें से ये चारों बीमारी हैं, रोगी को अलग रखेंगे हम। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ठीक है। जो रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं जिनको वो यूज़ करता है उसको हम अलग रखेंगे और उसका टीकाकरण करेंगे। जैसे पोलियो का टीका होता है, चिकन पॉक्स का, खसरे का टीका होता है, ठीक है। ये टीके समय समय पर लगवाएंगे। उसके बाद अगली बीमारी है भाई हैजा और टाइफाइड। हैजा जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है। और हैजा कैसे फैलता है? जल और भोजन से। और टाइफाइड कैसे फैलता है? जल से, पानी से। तो क्या उपाय हैं इसके बचाव के? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, साफ़ सुथरा रखना चाहिए भैया अपने आप को, और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अच्छे से पका हुआ भोजन करना चाहिए, उबला पानी पीना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद आ गया भाई हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है उसका भी वायरस होता है और वो जल के द्वारा होता है, ठीक है, जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेय जल का प्रयोग करना चाहिए। बचाव क्या है भाई? उबला हुआ पानी पियो और टीकाकरण करवाओ। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ, जो एक सूक्ष्म जीव है। ये मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करेंगे। बचाव कैसे करेंगे? मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे आप चलाते हो ऑल आउट वगैरह, ठीक है। कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, दवाइयों के छिड़काव करेंगे जिससे मच्छर मर जाएं। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देना। और मच्छरों को अगर रोकना है अपने, उनके जो पैदा होने की रफ्तार को कम करना है, तो पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। हमने देख ली है तालिका, ठीक है। अब आगे है हमारे पास जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जैसे मनुष्य में होता है, ऐसे जंतुओं में भी अनेक रोग हो जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य में पौधों में ही रोग के कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो मनुष्यों में और मवेशियों में, यानी कि पशुओं में होती है, गाय भैंस वगैरह में होती है। एक भयानक रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। गाय में खुर व मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, और गाय में एक खुर का रोग हो जाता है, मुंह का रोग हो जाता है, वो एक वायरस के द्वारा होता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1876 में इस जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। अब आगे है हमारे पास पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है। मनुष्यों में भी सूक्ष्म जीव रोग करते हैं, जंतुओं में भी, ऐसी पौधों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन सभी फसलों में रोग लग जाते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, और जब बीमारी लगती है तो जो उपज है वो कम पैदा होती है, ठीक है, यानी कि फसल अच्छी नहीं होती। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। तालिका अभी हम देखेंगे 2.2, उसमें कुछ पादप का मतलब जो पौधों में रोग हो जाते हैं वो दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं हम, दवाई छिड़क कर जो इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण काबू हम पा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम तालिका। तालिका में क्या है भाई? सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग क्या है? नींबू कैंकर, ठीक है, नींबू के पेड़ में होता है, नींबू कैंकर नाम की बीमारी है ये। सूक्ष्म जीव किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है, और संचरण का तरीका क्या है? हवा के द्वारा ये बीमारी फैल जाती है। गेहूं की रस्ट, ये क्वक के द्वारा होती है। ये एक सूक्ष्म जीव है, क्वक भी आपने पढ़ा था, और ये वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। उसके बाद है भिंडी की पीत, इसका कारण वायरस है, और ये एक कीड़े के द्वारा फैलता है, एक कीट के द्वारा फैलता है। उस कीट में वायरस होता है, उसके कारण भिंडी की पीत, भिंडी क्या पड़ जाती है, भिंडी का जो पौधा है वो पीला पड़ जाता है,
ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। आगे है हमारे पास खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, तो बूजो एक पार्टी में गया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, कई तरह की चीज़ें खाई उसने। घर आने पर उसे वमन होने लगी। जब वो घर लौटा तो उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वो अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, कि जो उसे उल्टियाँ लगी हैं वो किस कारण हुआ है, फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है, यानी कि जो उसने खाना खाया है वो खराब हो चुका था। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो पहेली को ये आश्चर्य हुआ कि ये जो भोजन है ये विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। देखो, ये जो भोजन को किसने खराब किया था भाई, सूक्ष्म जीवों ने। ठीक है, सूक्ष्म जीव जब भोजन को खराब कर देते हैं तो भोजन एक तरह से विष बन जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो हमारे भोजन में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो सकता है तथा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसा भोजन जब हम खाएंगे तो क्या हो सकता है भाई, व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, बीमार पड़ सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, इसलिए हमें भोजन को खराब होने से बचाना चाहिए। तो आगे है हमारे पास खाद्य परिरक्षण। ठीक है, खाद्य को यानी कि खाने की चीज़ों को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि हमने कैसे बीजों को बचाना है और उनको कैसे उनका परिरक्षण करना है। ठीक है, और कैसे उनका भंडारण करना है, ये हम पढ़ चुके हैं बीजों के बारे में। अब हम खाने के बारे में करेंगे कि खाने का परिरक्षण, हम खाने का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, खाने को सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जो पका हुआ भोजन है हम घर पर कैसे उसका परिरक्षण करेंगे, कैसे उसका बचाव करेंगे, कैसे उसकी रक्षा करेंगे। आप जानते हैं कि खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। आपको पता है, यदि खुले स्थान पर और जहाँ पर नमी हो, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई ब्रेड रखें तो कवक उस पर आक्रमण कर देते हैं। कवक क्या है, सूक्ष्म जीव। ठीक है, और उसको खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। जब भोजन संदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें से आप देखते होंगे कि बदबू आती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है और कभी कभी उसका रंग रूप भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का खराब होना क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसने पूछा है। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। ठीक है, पहली ने आम खरीदे मगर उसने ऐसे ही रख दिए, खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वो आम जो उसने खरीदे थे वो तो सड़ गए, मगर जो उसकी दादी ने अचार बनाया था, ठीक है, वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता। वह भ्रमित है। अब उसको ऐसे वो भ्रमित हो गई कि मेरे आम तो खराब हो गए मगर दादी ने जो अचार बनाया था वो खराब क्यों नहीं हुआ। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से उपाय हैं, कैसे हम खाने को, खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक का प्रयोग करते हैं हम, और खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। इसलिए नमक को और खाद्य तेल को हम क्या बोलते हैं भाई? परिरक्षक बोलते हैं। हम नमक तथा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। जब हम अचार बनाते हैं तो हम नमक का प्रयोग करते हैं उसमें, और खाद्य अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती और अचार काफ़ी देर तक सुरक्षित रहता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। और जैम और स्क्वैश में हम क्या डालते हैं भाई? सोडियम बेंजोएट, ये बाज़ार से मिल जाता है, या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये परिरक्षक डालते हैं, जिससे जैम और स्क्वैश खराब नहीं होते। और दूसरा उपाय है नमक द्वारा परिरक्षण। ठीक है, सामान्य नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। अगर हमें मांस और मछली को काफ़ी देर तक सुरक्षित रखना है तो हम सामान्य नमक, जो हम अपने घरों में नमक का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करके हम मांस मछली को काफ़ी लंबे अरसे तक सुरक्षित रख सकते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। अगर मांस और मछली को काफ़ी देर तक हमने सुरक्षित रखना है तो उसके सूखे नमक से उसको ढक दो। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। और नमक का उपयोग अगर आम, आंवला और इमली को मतलब रक्षा करने के लिए, उसकी परिरक्षण करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी भी इसके काम आती है। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जब हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो इससे जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो नमी है वो कम हो जाती है, जिससे जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए चीनी भी कई खाद्य पदार्थों को बचाने का काम करती है। आगे है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। ठीक है, अचार में क्या डाला जाता है? तेल व सिरका, जिससे अचार खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल और सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। अगर जीवाणु ही नहीं होंगे तो वो भोजन, जो अचार है, वो खराब नहीं होगा। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। और इसके अलावा सब्जियों को, फल, मछली है और मांस का परिरक्षण करने के लिए भी तेल और सिरके का हम प्रयोग करते हैं। आगे है गर्म एवं ठंडा करना। ये क्या है? आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दूध को ऐसे ही रख देंगे बिना गर्म करे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, मगर उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? जो दूध में सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो दूध है वो ज़्यादा देर तक चल जाता है। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? उसको फ्रिज में रख देंगे हम। ठंडा तापमान में भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ज़्यादा नहीं हो पाती। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? जो हमें थैलियों में दूध मिलता है बाज़ार में, ठीक है, वो ख़राब क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत है। इस दूध को, जो थैली वाला दूध होता है जो फैक्ट्रियों से आता है, उसको पाश्चीकृत किया जाता है। पाश्चीकरण क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है पाश्चीकरण। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। जो बाज़ार से थैली वाला दूध मिलता है उसको हम बिना उबाले ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। देखो कैसे किया जाता है ये। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। देखो पाश्चीकृत कैसे किया जाता है दूध को? पहले तो उसको 70 डिग्री पर एकदम से गर्म कर दिया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसको उसी गर्म दूध को एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसको थैलियों में भर दिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। एकदम से गर्म करने और एकदम से ठंडा करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे
लुई पाश्चर, उन्होंने इस विधि की खोज की थी, ठीक है, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। आगे आगे भंडारण व पैकिंग। आजकल मेवे व सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है, ठीक है। अगर अच्छे से हम मेवों की, जैसे बादाम है, काजू है, या सब्जियों की अच्छी तरह से वायुरोधी सील, मतलब ऐसे पैकेटों में बंद कर दिया जाए जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, तो ऐसे पैकेटों में भी जो सूक्ष्म जीवों की से सुरक्षा हो जाती है। तो ये कुछ उपाय थे जिससे हम भोजन का परिरक्षण, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जो ये राइजोबियम जीवाणु होता है, ये लेग्यूम पौधों में होता है, दाल वाले पौधों में होता है, जैसे कि चना, मटर, ठीक है, ऐसे पौधों की जड़ों में ये होता है। और इसका काम क्या होता है, क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। जो ये राइजोबियम है, जीवाणु है, वो दाल वाले, जो जैसे कि चना है, मटर है, सेम है, ऐसे पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, उनमें रहते हैं, ठीक है। और यह एक सहजीविता है, और इससे जीवाणु को फ़ायदा होता है, ठीक है, जीवाणु को रहने की जगह मिल जाती है, और पौधे को भी इसका फ़ायदा होता है। दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, जीवाणु को भी फ़ायदा होता है और पौधे को भी फ़ायदा होता है, ठीक है, इसलिए यह एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और कभी कभी जो आकाश में बिजली चमकती है उसके कारण भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, मगर जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में स्थिर रहती है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र है, देखो ये दिखा रखा है, पहले ये देख लेते हैं। लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथियाँ, ठीक है, जड़ ग्रंथियों में ये देखो, ये क्या है, इनके ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों में राइबोजियम जो जीवाणु रहते हैं, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। आगे क्या है, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किस गैस की है, नाइट्रोजन गैस की है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, और सभी जीवों में मतलब को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ही जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में, पर्णरहित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन में उपस्थित होता है, यानी कि नाइट्रोजन काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पौधे व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि 78% नाइट्रोजन है, मगर फिर भी इस गैस को पौधे और जंतु सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो, मिट्टी में उपस्थित क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, ठीक है। और जब नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है, तो फिर पौधे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मिट्टी में से इस नाइट्रोजन यौगिकों को ले लेते हैं जड़ के द्वारा। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, और जो उन्हें नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं उसी से ही प्रोटीन का और अन्य यौगिकों का क्या होता है भाई, बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है और दूसरे यौगिक बनते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। अब जो पौधों पर निर्भर करते हैं जंतु, वो उन पौधों को खाकर प्रोटीन प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजनी यौगिक हैं वो प्राप्त करते हैं।
पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। और जब पौधा कोई मर जाता है या कोई जंतु जब मर जाता है तो मिट्टी में वो मिल जाता है, तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु हैं इन नाइट्रोजन का जो अपशिष्ट हैं उनको दोबारा से नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, और फिर पौधे उनको दोबारा से, जो जीवित पौधे होते हैं उनको दोबारा से उसका यूज़ कर लेते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। और कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इन नाइट्रोजनी यौगिकों को सीधा ही नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, और ये जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में चली जाती है, दोबारा से वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।